नमस्कार। अथर फोरम के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक और भारत का जो सामाजिक और राजनीतिक विमर्श है वो कुछ इस प्रकार का रहा है कि वामपंथी बुद्धिजीवी लगातार चर्चा के केंद्र में रहे हैं। चाहे वो यूरोप में घुसे आ रहे अवैध प्रवासियों को समर्थन देने का मामला हो या फिर भारत में बढ़ती असहिष्णुता का ढोल पीटकर अपने अवार्ड वापस लौटाने का मुद्दा हो। जो लोग जाधवपुर और जेएनयू जैसी विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े हैं या जिनका जीवन बंगाल और केरल जैसे वामपंथी दबदबे वाले क्षेत्रों में नहीं व्यतीत हुआ है, उनके लिए वामपंथ का एक अनदेखा अनसुना चेहरा उस समय सामने आया जब वामपंथी छात्र जेएनयू कैंपस में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगाते नजर आए। उस समय से समाज में एक जिज्ञासा और कौतूहल हुआ कि ये ऐसे कौन से बुद्धिजीवी हैं जो इस प्रकार खुलेआम देश विरोधी नारे लगाते हैं। कौतूहल और जिज्ञासा इसको लेकर भी हुई कि ये कौन से बुद्धिजीवी हैं जिन्हें स्वतंत्रता के बाद से 7 दशकों में हुए वो सैकड़ों दंगे जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उन पर उनका कभी ध्यान नहीं गया, परंतु किसी एक घटना को केंद्र बिंदु में रखकर सरकार और देश को असहज करने के लिए वो अपने अवार्ड वापस लौटाने लगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या है इनके असल क्रियाकलाप, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद विशिष्ट अतिथि है, जाने माने पत्रकार और साहित्यकार श्री अनंत विजय जी। अनंत विजय जी कई बेस्ट सेलिंग पुस्तकों के रचयिता हैं। उनको वर्ष 2019 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनकी पिछले वर्ष आई पुस्तक मार्क्सवाद का अर्ध सत्य बेहद चर्चा का विषय रही। आज अनंत विजय जी की इस बेहद विशिष्ट रचना मार्क्सवाद का अर्ध सत्य को केंद्र बिंदु में रखकर हम उनसे मार्क्सवादियों का पूर्ण सत्य जानने का प्रयास करेंगे। अनंत विजय जी, अथर फोरम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद दिव्य जी। अथर फोरम का भी आभार कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न यह है कि आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि भारतीय जो वामपंथी हैं वो माओ त्से तुंग, फिदेल कास्त्रो जैसे वामपंथी नेताओं को लगभग भगवान की तरह पूजते आए हैं। इन दोनों ने ही सत्ता में आने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए भारी पैमाने पर हिंसा का प्रयोग किया था। तो क्या ये प्रवृत्ति भारतीय वामपंथियों में भी नजर आती है? क्योंकि वो औरों पर असहिष्णु होने का आरोप लगाते हैं, वो खुद कितने सहिष्णु हैं और जिनकी वो पूजा करते थे वो खुद कितने सहिष्णु थे? दिव्य जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से इस चर्चा की शुरुआत की है और वामपंथियों और हिंसा का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है। अभी आजकल में ही अक्टूबर क्रांति की सालगिरह थी, मुझे लगता आज ही है या कल, मतलब 1-2 दिन पहले इस दरमियान वो। तो मैं अगर आप देखें तो उन क्रांतियों में कितनी हिंसा हुई। थिएनअनमन चौक चीन का अभी कोई भूला नहीं है। उसको भी छोड़ दीजिए, अगर हम फिडेल कास्ट्रो और माओ त्से तुंग या और अन्य वामपंथी तानाशाहों के नाम न भी लें, भारत में ही अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में आप देखिए कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, केरल में आप देखिए कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव के दौर को याद करिए जब सीपीआई एमएल के लोग खेतों पर लाल झंडा लगाकर कब्जा कर लेते थे और किसानों की लहलहाती हुई फसल अपने कब्जे में ले लेते थे। बिहार ने एक खूनी संघर्ष का भी दौर देखा है जी। और सीपीआई एमएल के लोग अब संसदीय राजनीति में आने की बात कर रहे हैं, पहले भी करते थे लेकिन उनके पीछे एक हिंसा का बड़ा लंबा इतिहास रहा है और वो बराबरी का दर्जा हासिल करने के लिए तलवार या गोली बंदूक या बारूद का सहारा लेना चाहते हैं। और कालांतर में क्या हुआ दिव्य जी की जो ये वामपंथी विचारधारा में हिंसा का सहारा लेकर वो आगे बढ़ते थे, वो रंगदारी, चिन्हती और अपराध में तब्दील होता चला गया। अगर आप छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को देखें या आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से के नक्सलियों को देखें या झारखंड के नक्सलियों को देखें तो अब दरअसल ये लोग अपराधी हो गए हैं और फिरौती या उस अपने क्षेत्र में विकास का काम करने वाली कंपनियों से कमीशन लेना इनका मुख्य उद्देश्य हो गया है।
तो हिंसा को लेकर इनका एक लंबा बैगेज तो नहीं कहेंगे, ये बड़े गर्व से इस बात को कहते हैं कि खूनी क्रांति हुई थी। और जहां तक रही असहिष्णुता की बात, तो इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हिंदू समाज असहिष्णु हो ही नहीं सकता। अज्ञानतावश लोग इस समाज पर या मैं हिंदू को एक मतलब समुदाय से नहीं, उसको एक संस्कृति के तौर पर देखता हूं। इस जी संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदू संस्कृति के लोग असहिष्णु हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस संस्कृति का मूलाधार ही सहिष्णुता है। ये जो सनातन धर्म है, ये धर्म हमें सहिष्णुता की शिक्षा देता है। इसमें हिंसा और हथियार उठाने की बात एकदम चरम सीमा पर होती है, जब सारे विकल्प आपके खत्म हो जाते हैं, जब आप सारे ऑप्शन से एग्जॉस्ट हो जाते हैं आपके, तब आपको हिंसा की बात कही गई है। अन्यथा आप मान मनुहार मनव्वल बातचीत संवाद इन सब के सहारे चलते हैं, चाहे वो राजनीति हो या समाज हो। तो जो लोग असहिष्णुता का आरोप लगाते हैं, दरअसल उनको न हिंदू संस्कृति की समझ है, न इस देश की समझ है। तो यही इस प्रवृत्ति को देख लीजिए, या आप चले जाइए बंगाल में, चले जाइए, छोटा सा मौका मिलता है उनको, तस्लीमा नसरीन को निकाल के बाहर कर देते हैं बंगाल से। तब कहां जाती है अभिव्यक्ति की आजादी, तब कहां होता है सहिष्णु असहिष्णु की बहस। दरअसल सहिष्णुता और असहिष्णुता ये बहुत आसानी से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर चिपकाने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2015 वर्ष था और बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। उसी समय सहिष्णुता और असहिष्णुता की ये बहस हमारे देश में प्रारंभ हुई थी और जी बहुत कायदे से, बहुत साजिशन पुरस्कार वापसी का खेल खेला गया और सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस में उस भंवर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को भंवर में लेने की कोशिश की गई थी। जी जी जी, आपने तस्लीमा नसरीन के साथ वामपंथी शासन में बंगाल में हुए व्यवहार का उल्लेख किया। तो इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है कि वामपंथी तो कहते आए हैं कि धर्म अफीम है, और इस्लाम से वामपंथी जिन जिन देशों में शासन में है, चाहे वो चीन है चाहे रूस है, वहां पर इस्लाम और इस्लामी कट्टरपंथियों से कम्युनिस्टों के टकराव का एक बहुत लंबा इतिहास है। अभी जो शिनजियांग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी मुसलमानों को लाखों की संख्या में यातना शिविर में रखे हुए है। पर जब हम भारतीय वामपंथियों को देखते हैं तो वो हर इस्लामी कट्टरपंथी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये किस प्रकार का एक खेल है? दरअसल इस खेल के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ है। अगर आप कट्टर कम्युनिज्म जी कम्युनिज्म और इस्लामिक टेरर जी का एक गठजोड़, एक नया प्रवृत्ति, हम हमारे अग्रज शंकर सरन जी लगातार इस ओर इशारा करते रहे हैं अपने लेखों में, और ये प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देती है। भारत में खास तौर पे ये इसलिए दिखाई देती है कि हमारे वामपंथी मित्रों को लगता है कि अगर मुसलमानों के पक्ष में आप खड़े होंगे तो आप सेकुलर मान लिए जाएंगे। सेकुलर जी होने का सर्टिफिकेट अगर उनको ऑटोमेटिक कहीं से डाउनलोड करना होता है, तो वो मुसलमानों की जुबानी पैरोकारी, जुबानी मैं इसलिए कहता हूं कि वामपंथियों ने मुसलमानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, इसको मैं साबित करूंगा अभी आगे आपके साथ बातचीत में। जी जुबानी पैरोकारी करते ही वो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं सेकुलरिज्म का। दरअसल इस वजह से ही यहाँ पर हमारे वामपंथी जो साथी हैं या हमारे जो कॉमरेड हैं, वो मुसलमानों की पैरोकारी करते हुए दिखाई देते हैं। उनको इस बात से कहीं मतलब नहीं है। आज आप बंगाल के और केरल के आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि उनके उतने बड़े शासनकाल में मुसलमानों की शिक्षा में कितना सुधार हुआ, उनकी स्थितियां कितनी सुधरी, उनके पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा, उनको कितनी रोजगार मिला, कितनी नौकरियां मिली, क्या हुआ। इस पर ध्यान न देके दरअसल मुसलमानों को एक मजबूत वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने किया जाता है, और इसके लिए आवश्यक है कि आप लगातार उनकी पैरोकारी करते रहें, लेकिन उनके विकास की ओर, उनको पढ़ाई लिखाई की ओर, उनको रोजगार की ओर, उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें तो बिल्कुल आईने की तरह उन्होंने साफ कर दिया है कि आजादी के बाद से लेके अब तक तमाम सरकारों ने मुसलमानों के साथ कितना भेदभाव किया। जी जी। तो लेकिन जैसे ये कहते हैं कि हम स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हर जगह संघर्ष करते हैं,
तो और भारत में ये मुसलमानों का हमदर्द होने का भी दिखावा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये शिनजियांग के उन मुसलमानों के लिए कभी भारत में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? दूसरा इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दलाई लामा से सहानुभूति रखते हैं, चीन द्वारा निकाल बाहर फेंके गए तिब्बतियों से सहानुभूति रखते हैं। तो इस अभिव्यक्ति की आजादी, इस गरीबों, वंचितों, सताए हुए लोगों का जो पक्षधर होने का वामपंथियों का दावा है, वो तिब्बतियों के संदर्भ में कहाँ चला जाता है? कभी चीनी दूतावास के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? अच्छा, आप ये बताओ कि आप अपने परिवार के खिलाफ प्रदर्शन करोगे? जी। आपके चाचा, ताऊ, पिता कोई अगर कोई गलत काम करेगा तो आप प्रदर्शन करोगे क्या? जी। वामपंथियों के साथ दिक्कत यही है। उनका चेयरमैन मेरा चेयरमैन का नारा इन्होंने बहुत दिन पहले लगाया था। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज आपके कार्यक्रम में फिर कह रहा हूँ कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां भारत की हैं, वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। आप जी। अगर गौर करें तो वो हिंदी में लिखते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। जी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इंडियन ओके। कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है वो। जी, 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 जी। तो आप ब्रांच ऑफिस से कैसे ये उम्मीद करते हैं दिव्य जी कि वो अपने हेड ऑफिस के खिलाफ प्रदर्शन करे? जी। ब्रांच ऑफिस का जो तो ब्रांच मैनेजर ही होगा, वो अपने सीएमडी के खिलाफ कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसकी नौकरी चली जाएगी। चाहे कितनी भी बातें हो, पर वो प्रदर्शन नहीं कर सकता। आप तो तिब्बत और दलाई लामा के संघर्षों की बात कर रहे हैं। तियाननमेन चौक पर उतने लोगों को टैंक से कुचल दिया गया, क्या आपको कहीं प्रदर्शन या कहीं आपको कुछ दिखाई दिया? तो बस वही है कि किसी ये लोग एक कंपनी है, जी। सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल, ये उसकी शाखाएं हैं। जैसे होता है ना जी। कि आप बड़ी शाखा है तो आपको गोल्ड स्टार मिला, फिर एक सिल्वर स्टार है, फिर एक ब्रॉन्ज स्टार है। तो ये सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज के ब्रांचेस हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, जो वर्ल्ड वाइड कम्यून है उसका एक हिस्सा है ये लोग। तो मैं तो कम से कम इनसे अपेक्षा नहीं करता कि ये लोग चीन के खिलाफ, रूस के खिलाफ कभी प्रदर्शन करेंगे। वो कितना भी कुछ कर लें, आप उतनी दूर तो छोड़ दीजिए, अभी लद्दाख में जब चीनी सेना ने भारतीय जवानों की हत्या की, आपने सीपीआई सीपीएम का कोई वक्तव्य देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो ट्विटर पर सीपीआई के, सीपीएम के हैंडल पर टैग करके कहा भी था कि आप इतने दिनों बाद खामोश क्यों हैं, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। तो जी। बस वही मूलाधार वही है कि नौकरी नौकरी है भाई, कोई अपनी मालिक के खिलाफ कैसे जा सकता है? आप इस बात की कल्पना करिए, तनख्वाह रुक जाएगी, घर बाल बच्चों का भरण पोषण रुक जाएगा, बच्चे सबके अमेरिका और विदेशों में पढ़ते हैं, उनका खर्चा कहां से आएगा? जी। इस चीज इस इससे मुझे याद आया कि जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की पॉलिट ब्यूरो में चीन को लेकर निंदा प्रस्ताव आया था, वो भी गिर गया था, पास नहीं हो पाया था। मैंने अब ऐसे तो आजादी के समय से अगर आप देखें तो कम्युनिस्ट पार्टियों का बड़ा ही एक चेकर्ड इतिहास रहा है, बहुत ही मतलब वो हमेशा से उनकी, भाई अब आप फिर वही बात, आप भारत में उनसे आस्था की अपेक्षा ही व्यर्थ करते हैं। जी। उनकी आस्था, वो तो भौगोलिक सीमाओं में यकीन ही नहीं करते। उनकी आस्था तो अपने मुख्य कार्यालय में है, प्रधान कार्यालय में है, और उसका जो सीईओ होगा उसके कहे अनुसार ये चलेंगे। तो 62 जी। के चुनाव में पोलित ब्यूरो में काम करने वाले सारे कर्मचारी, मैं नेता नहीं कहता उनको, क्योंकि इनके काम करने वाले जो सारे कर्मचारी थे, वो बेचारे भी ध्यान रख रहे थे अपने बॉसेस का, अपने आकाओं का, कि क्या वहां से आता है। और उस 62 के बाद भी होता रहा ऐसा। 75 में देख लीजिए आप क्या हुआ, इमरजेंसी में क्या हुआ। मावलंकर हॉल है दिल्ली में, वहां एक बैठक चल रही थी प्रगतिशील लेखक संघ की, और उस बैठक में अनुशासन पर्व बता दिया गया उसको। भीष्म साहनी जैसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले लेखक, बड़ी जी। कालजयी कृति लिखी है उन्होंने, लेकिन इमरजेंसी का सपोर्ट तो उन्होंने भी किया। जी। तो अब इन वही है कि इस पर मतलब हम क्या बात करें, मतलब उनकी उनकी हैसियत ही नहीं है उनका विरोध करने की। जी। कोई अपने मालिक के खिलाफ जा ही नहीं सकता, ये तो प्रकृति का नियम है।
अब आप उसको सैद्धांतिकता, वैचारिकता, वैचारिकी, और इनके पास ना बड़े जुमलेबाज बहुत बड़े हैं ये, इनके पास बड़े हम्म, भारी भारी से शब्द हैं। फांसीवाद आ रहा है, मैं तो बचपन से कम 25 साल 26 साल से ये सुन रहा हूं कि इस देश में फांसीवाद आने ही वाला है, और जी पता नहीं कहां रुक गया है वो, पता नहीं कहां रुक गया है। 75 में एक बार आया था, जनता ने ऐसा खदेड़ के भगाया भारत से उस फांसीवाद को कि उसके जी बाद से तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। 75 के बाद से भी 45 साल बीत गए, जी तब भी फांसीवाद नहीं आ पा रहा है। पता नहीं क्या, ये हवा डराने के लिए होता है, फांसीवाद आ गया, फांसीवाद आ गया। अब मौजूदा दौर में भी कहते हैं बहुत इमरजेंसी जैसे हालात हैं, पत्रकार कुछ बोल नहीं पाते। रोज आप तो ट्विटर पे सक्रिय हैं, आप देख लीजिए पत्रकार क्या क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सारे मंत्रियों के बारे में कैसी जी कैसी बातें बोलते हैं। तो क्या फांसीवाद या आपातकाल में किसी की हैसियत थी कुछ बोलने की? जेल में जी बंद कर दिए गए थे बड़े बड़े संपादक और बड़े बड़े पत्रकार। जी जी ये आपने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का जिक्र किया। आपने अपनी पुस्तक में भी एक बड़े रोचक शब्दों का प्रयोग किया है, बौद्धिक छलात्कार। तो ये क्या बौद्धिक छलात्कार है और इसने भारतीय जनमानस के सोचने विचारने के तरीके पर किस प्रकार से क्या प्रभाव डाला है? देखिए, बौद्धिक छलात्कार मतलब छल पूर्वक किया गया कृत्य जो है, उसके लिए मैंने एक शब्द गढ़ा, जी छलात्कार। और जी मुझे बड़ी खुशी है कि इस पुस्तक में इस शब्द पर आपका ध्यान गया। तो कोई जब कोई शब्द बनता है और कोई उसको रेखांकित करता है तो प्रसन्नता होती है। आपका आभार, आपका धन्यवाद। मैं सिर्फ जी प्रगतिशील लेखक संघ का एक उदाहरण देता हूं आपको। जी इमरजेंसी वाला उदाहरण मैंने दे दिया आपको। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए, अच्छा, प्रगतिशील लेखक संघ के बारे में अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनको एक चीज और बता दूं। आप वाकिफ होंगे कि प्रगतिशील लेखक संघ की आस्था सीपीआई से है, और जी जनवादी लेखक संघ की आस्था सीपीएम से है, और सीपीआई एमएल के जो साहित्यिक संगठन कहते हैं वो जन संस्कृति मंच है। तो ये तीन, लेकिन मैं उन इन तीनों को बौद्धिक प्रकोष्ठ करता हूं, इन राजनीतिक दलों का। ये इन राजनीतिक दलों के बौद्धिक प्रकोष्ठ हैं, जैसे भाजपा का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, कांग्रेस का बौद्धिक प्रकोष्ठ है। इस तरह अन्य पार्टियों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक बौद्धिक प्रकोष्ठ होता है। तो सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और सीपीएम, इनके बौद्धिक प्रकोष्ठ ये तीनों लेखक संगठन हैं। सीपीआई से जुड़े हुए लोग हमेशा से साहित्य एकेडमी की आम सभा में बहुमत में रहे हैं। उनमें आस्था रखने वाले ज्यादातर लोग ही उसके अध्यक्ष बनते रहे हैं। हिंदी के हिंदी जो साहित्य एकेडमी में भाषाओं की समिति होती है, उसके संयोजक, मैं सिर्फ हिंदी के संदर्भ में बात करूं तो सीपीआई से जुड़े हुए लेखक होते रहे, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह और इस तरह के तमाम लोग। एक लंबी सुदीर्घ परंपरा है सीपीआई से जुड़े हुए लोगों की। अब इनका छलात्कार देखिए जिसको मैं रेखांकित करना चाहता हूं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। नामवर सिंह ने 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर बनारस से, चंदौली से चुनाव भी लड़ा था, हार भी गए थे। तो इनका अब छलात्कार देखिए साहित्य अकेडमी में कैसे छल करते हैं। साहित्य जी अकेडमी के 50 साल के इतिहास में इन्होंने न तो किसी मुसलमान को और न ही किसी दलित लेखक को साहित्य अकेडमी का हिंदी के लिए पुरस्कार दिया। जी चाहे वो राही मासूम रजा हो, चाहे शानी हो काला जल के लिए, चाहे मंजूर एहतसाम हो, चाहे ये अपने अब्दुल बिस्मिल्लाह हो, चाहे असगर वजाहत हो, इन सब में जी किसी को नहीं दिया। और मुसलमानों की पैरोकारी की बात लगातार करते रहते। तो इससे ये समझिए कि किस तरह से राजनीतिक टूल के लिए वो मुसलमान 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 करते रहते हैं। दरअसल हमारे मुसलमान भाइयों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जी छल करते हैं और छल पूर्वक किया गया कृत्य यानी छलात्कार करते हैं। दूसरा, दलितों की भी बहुत बात करते हैं वो। समाज के गिरे दबे कुचले लोगों के जीवन को ऊपर उठाना, और अगर भाषण सुनेंगे तो आप एकदम आंदोलित हो जाएंगे कि हाँ, इस तरह से करना है और ये लोग तो बड़े अच्छे हैं और ये समाज में समानता लाना चाहते। अरे भले आदमी, प्रकृति में भी समानता नहीं है। जी तो समानता लाना अच्छी बात है। समानता का अर्थ है कि सबके जीवन स्तर को सुखी पूर्वक जीने का अधिकार हो, जो हमारा संविधान हमें देता है।
जी, जो राम राज्य की परिकल्पना है। जो राम राज्य की परिकल्पना है, या अगर हम 1 मिनट से राम राज्य को दरकिनार भी करें, राम राज्य तो हमारी परंपरा का हिस्सा है और वो हमारी संस्कृति और हमारे रहने सहने, राम राज्य, मुझे लगता है कि मैं ये मानता हूं कि राम राज्य हमारी जीवन पद्धति है। जी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आप भारतीय संविधान में मिले अधिकारों को लागू करने की बात करिए। जी। तो दरअसल न, अब ये देख लिया अपने प्रगतिशील लेखक संघ का क्या छलात्कार है, जी। किस तरह से इन्होंने जिसके ऊंचे उठाने की बात करती है उनको इन्होंने पुरस्कार न दिया न कभी विचार किया। अब आप ही तय कर लीजिए कि यह छलात्कार और जिस शब्द से मिलता जुलता शब्द मैंने गढ़ा है उससे जी। ज्यादा पीड़ादायक है या नहीं है। जी। आपने कहा, आपने नाम लिया कि एक व्यक्ति सज्जन थे जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हिंदी समिति के, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे चुनाव भी लड़ते रहे, और इस किस्म के लोगों की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। तो ये किस तरह हुआ कि लगातार वामपंथियों को ही साहित्य अकादमी, कला अकादमी पर मतलब नियुक्त किया जाता रहा? उन लोगों का दबदबा आखिर कैसे बना इन इन संस्थाओं पे? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ये हम सब लोग जानते हैं। जी। जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी के भी पहले अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू की बड़े बड़े जी बड़े खुले मन से इस बात को स्वीकार करते थे कि उनकी लीनिंग थोड़ी लेफ्टिस्ट है, मतलब वो सोशलिस्ट है, जी। और ये खुलेआम उस बात को स्वीकार करते थे। तो जब आप खुलेआम, आपकी विचारधारा एक विचारधारा के करीब रहे, आपके विचार एक विचारधारा के करीब रहेगी, तो जाहिर तौर पर और स्वभावतः प्राकृतिक रूप से आप दोनों करीब आते चले जाएंगे। तो जी के समय में इसका बीज डला, और जब उनकी बिटिया इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो जी। 1975 में उन्होंने देश पर आपातकाल लगाया। जी। उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ने आपातकाल का समर्थन किया। जी। आपातकाल का समर्थन करने की एवज में इंदिरा गांधी ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, कला जगत, सिनेमा, ये जितनी संस्कृति को प्रभावित करने वाले विभाग हैं उनको आउटसोर्स कर दिया वामपंथियों को। जी। लेकिन इंदिरा गांधी एक कुशल राजनेता भी थी। उन्होंने ये दिखाया कि वामपंथियों को अपने समर्थन के एवज में बौद्धिक क्षेत्र आउटसोर्स कर रही हैं, लेकिन दरअसल इंदिरा गांधी ने वामपंथ को खत्म करने के लिए ये सब किया। अगर जी। आप देखें तो इंदिरा गांधी ने वामपंथियों को सुविधाभोगी बनाया, उनको जी। दफ्तरों में बैठना सिखाया, वामपंथियों को संघर्ष करने की प्रवृत्ति को फुंद करने के लिए इंदिरा गांधी ने उनको साहित्य अकादमी के एसी कंडीशनर कमरे में बिठाया, उनको ललित कला एकेडमी दिया, उनको संगीत नाटक एकेडमी दिया, उनको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बिठाया, उनको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में बिठाया, उनको लैंग्वेज इंस्टीट्यूट तमिल में बिठाया, उनको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस मैसूर में बिठाया। मतलब उनको संघर्ष की दुनिया से सुविधा की दुनिया में ले आई, और इंदिरा गांधी ने यह काम किया, और बहुत कायदे से इस काम को कांग्रेस लगातार बढ़ाती रही। और आज अगर वामपंथ इस दुर्गति को प्राप्त है, जिसको मैं कह रहा हूं कि आज वामपंथ में अगर संघर्ष करने की क्षमता कुंद हो गई है, तो उसके पीछे कांग्रेस की यही रणनीति रही है कि आप इनको सुविधा भोगी बनाते जाओ। एक ऐसी पार्टी संघर्ष के नाम पर जो जनता को लुभाती थी, जब जनता उनको देखती है कि आप तो बयान जारी करते हो, प्रेस रिलीज करते हो, कहीं दिखाई नहीं देते, नहीं तो आप इस बात की कल्पना करिए कि जो मजदूरों के संघर्ष की बात करता हो, जो आम जनता की बात करता हो, और वो ऐसे भयावह समय में जब देश में आपातकाल लगा हो, सरकार का समर्थन कर रही है। जी। तो जो मानव अधिकारों की बात करता है, और जब आपके मानव अधिकारों पर डाका पड़ रहा हो, तो वो डाका डालने वालों की तरफ जाके खड़ा हो जाए, तो फिर क्या कल्पना कर सकते हैं ये लोग। कहते वामपंथियों की सबसे बड़ी खूबी, दिव्य जी, सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो नहीं जी। कहते हैं वही सब करते हैं। जी।
तो आप लेकिन ये जो इंदिरा गांधी ने, ये आप कह रहे हैं कि रणनीति अपनाई कि वामपंथियों को कला एकेडमी और साहित्य एकेडमी के एयर कंडीशनर कमरों में बिठा दिया जाए, लेकिन उसका इस्तेमाल इन्होंने देश में साहित्य को, इतिहास को प्रदूषित करने, अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने में किया। उसका जो एक आज दुष्प्रभाव दिखता है, तो उसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। दिव्य जी, देखिए, आप अगर गंभीरता से इतिहास पर या सारी चीजों पर बात करेंगे तो गांधी नेहरू परिवार पर कभी कुछ नहीं आया। गांधी नेहरू परिवार को इस देश के हीरो के तौर पर वामपंथियों ने हमेशा से स्थापित किया। चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो, चाहे वो स्कूली किताब हो, चाहे वो इतिहास में के पन्नों में उनके योगदान को दर्ज किया गया हो, वो सारी चीजें इस परिवार को एक अच्छे तरीके से पेश करते हुए, बाकी लोगों को दरकिनार अलग हटाते हुए, हाशिए पे ढकेलते हुए इनको केंद्र पे रखा, बाकी सारे स्वतंत्रता सेनानियों को इन्होंने परिधि पर रखा। ये सारे वामपंथी इतिहासकारों ने ये छलात्कार किया। और अफसोस की बात है कि अभी भी एनसीईआरटी की किताबों में अगर आप देख लीजिए, अभी मैं पिछले दिनों मैंने एक स्तंभ भी लिखा था दैनिक जागरण में इस बारे में कि एनसीईआरटी की किताब में इस तरह से लिखा गया है कि जो अनुच्छेद 370 था संविधान में, वो मूल संविधान में इस अनुच्छेद की चर्चा एक अस्थायी अनुच्छेद के तौर पर की गई थी। वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जी, कि वो हेडिंग ही हुआ। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी अनुच्छेद है। जी। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में इस तरह से उसको पेश किया गया है, और अफसोस की बात है कि अभी भी वो चल रहा है, अभी वर्तमान समय में भी। जी। जैसे 370 संविधान का स्थायी अनुच्छेद था, जी। और 1947 से लेके 2019 तक, इतने सालों तक, इतने दशकों तक यह अस्थायी अनुच्छेद चलता रहा। और जब 2019 में हटाया गया तो एनसीईआरटी की किताब में एक पंक्ति में उसका उल्लेख कर दिया कि और 370 अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। लेकिन जी। उसके पहले जितना वर्णन है उससे ऐसा लगता है कि आप अ, किसी अस्थायी अनुच्छेद को हटा रहे, बल्कि इस बात का उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि संविधान सभा की बहस या संविधान की मूल भावना के अनुरूप यह काम हुआ है अनुच्छेद 370 को हटाने का। विद्यार्थियों को क्या बताया जा रहा है? हम्म। मौजूदा सरकार ने, मौजूदा हुकूमत ने एक संविधान के अनुच्छेद को हटा दिया। जी। तो इस तरह की गलत चीजें लगातार, आपने 76 में संविधान की प्रस्तावना बदल दी। जी। कल्पना करिए आज कोई कर सकता है ऐसा? संविधान की मूल, और इस बात की बहस क्यों नहीं इस देश में होनी चाहिए, राष्ट्रव्यापी बहस, कि संविधान सभा की जो मूल भावना थी, जो हमारे देश को आजाद कराने वाले विद्वान और पुरखों ने संविधान सभा में जिस संविधान और जिस प्रकार के देश की कल्पना की थी, वो फिर से उसके मूल स्वरूप में वापस क्यों नहीं लाया जाए? इस बात पर आप जैसे बौद्धिकों को विचार करना चाहिए। मुझे लगता है दिव्य जी कि जी। जो संविधान सभा की मूल भावना थी, और जो उस सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर की जो मूल भावना थी, उसको वामपंथियों के प्रभाव में क्यों बदला गया, क्यों दो शब्द जोड़े गए, इस पर एक राष्ट्रव्यापी बहस होनी चाहिए। जी, ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आपने अपनी पुस्तक में एक और चीज का जिक्र किया है, साहित्यिक बाजार और साहित्यिक मेला। ये क्या है? ये कैसा नेटवर्क है? कैसे अस्तित्व में आया और किस प्रकार से काम करता है ये? देखिए, साहित्यिक बाजार तो बहुत दिनों से अस्तित्व में है, साहित्यिक, और वो, मैं बाजार का बहुत फियर्स सपोर्टर हूं, बाजार का बहुत, बाजारवाद का को मैं थोड़े शक की निगाह से जरूर देखता हूं, जी। लेकिन बाजार का मैं प्रबल समर्थक हूं। जी। क्योंकि जैसे ही आप कोई पुस्तक लिखते हैं तो आपकी इच्छा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक पहुंचे, और जी। पाठकों तक पहुंचने का एक ही माध्यम है, वो है बाजार। जी। तो साहित्यिक बाजार एक अच्छी चीज है, लेकिन ये जो आप साहित्यिक मेला देख रहे हैं, और जी। अब तो कोरोना की वजह से इन मेलों पर, और मतलब एक तरीके से मतलब
इन मेलों पर अगर आप देखें तो 10 महीने बाद मैं किसी इस तरह के साहित्यिक मेले में गया था अभी हाल में, और वहां पर चर्चा हुई थी, लेकिन दर्शकों की बिल्कुल नगण्य उपस्थिति थी। जी लेकिन आपने पूछा कि ये साहित्यिक मेलों का तंत्र क्या है। इनका जी तंत्र ये है कि ये भी एक कारोबार है। जी साहित्यिक बहुत कम ऐसे आयोजन हैं जिनका उद्देश्य अच्छे साहित्य को जनता तक पहुंचाना है। जी। पिछले साल एक अनुमान के मुताबिक 243 या 244 साहित्यिक मेले भारत में हो रहे थे। सब पर वामपंथियों का ही दबदबा माना जाए? अधिकांश कह सकते हैं, क्योंकि जी देखिए अभी भी शिक्षा, संस्कृति, कला के क्षेत्र में वामपंथियों का जो इकोसिस्टम है वो बहुत मजबूत है। जी आप वो जरूर पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली ताकत की वजह से उनके समर्थकों को लेकर थोड़े बैकफुट पर जरूर हैं, लेकिन ताकत अभी भी उनके पास ही है। विश्वविद्यालयों में जड़ें जमाए बैठे हैं ये विचारधारा के पोषक लोग, कला संगठनों में बैठे हैं, मतलब या मैं तो कहता हूं ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, जी जो कि कोई काम नहीं होने देना चाहते हैं। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि संगीत नाटक एकेडमी में इतने लंबे समय से कोई चेयरमैन नहीं है। जनवरी में शेखर सेन वहां से गए हैं, तब से अभी तक नवंबर 11 महीने 10 महीने से कोई अध्यक्ष नहीं है उसका, बिना अध्यक्ष के काम कर रहा है। जाने 2 साल या 2.5 साल बाद परेश रावल के तौर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को वहां का चेयरमैन मिला। मेरे पास तो 10 सूचना प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के कम से कम 2 दर्जन ऐसे विभाग हैं जो हेडलेस हैं। तो जी इनका, खैर ये अवांतर प्रसंग हो गया, मैं बोलते बोलते उधर चला गया, क्षमा करेंगे। मैं वापस लौटता हूं साहित्यिक मेलों पर। तो साहित्यिक मेलों का तंत्र दरअसल विज्ञापन पर टिका हुआ है। जी लेकिन इसमें साहित्यिक मेलों में यह है कि एक अच्छी बात यह है कि जो बड़े साहित्यिक उत्सव हैं जी उनमें, जैसे दैनिक जागरण भी एक उत्सव करता है, उसका नाम है संवादी, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं होता था। जी लेकिन बाकी जगहों पर जो होते हैं वो विज्ञापन होते हैं, लेकिन तो वहां उन लोगों ने बड़ी अच्छी मंशा से ये शुरू किया, लेकिन उसकी नकल में जो लोग शुरू कर दिए और गली मोहल्लों में जैसे होने लग गए, जैसे द्वारका लिटरेचर फेस्टिवल, मयूर विहार लिटरेचर फेस्टिवल, शाहदरा लिटरेचर फेस्टिवल, या आप कंकड़बाग लिटरेचर फेस्टिवल या बुलंदशहर लिटरेचर फेस्टिवल, ये मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, ये हो सकता है यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल ना हो रहे हो, लेकिन ये छोटे छोटे स्तर पर लिटरेचर फेस्टिवल होने लगे। इसके पीछे उसके आयोजकों की साहित्यिक महत्वाकांक्षा और मुनाफा कमाने की इच्छा, जी ये थोड़ा मुझे तकलीफ देता है। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि चलो कम से कम साहित्य का नाम तो पाठकों के कान में जा रहा है, जी कुछ कृतियों पर चर्चा तो हो रही है। ये साहित्य के लिए एक माहौल बनाने के लिए अच्छा उपक्रम है, बशर्ते कि सिर्फ मुनाफा और सिर्फ महत्वाकांक्षा की पूर्ति का उपक्रम ये न बने। जी जी। और ये जो अवार्ड वापस करने वालों का नेटवर्क था, ये इन लोगों ने देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, बड़े बड़े हादसे हुए, सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे हुए, तमाम आतंकी हमले हुए, कब इतना सरोकार पहले दिखाया था? जब ऐसी कुछ घटनाएं आपको याद हैं कि जो बड़ी घटनाएं हुई, तब इन लोगों का क्या व्यवहार था? दिव्य जी, इनके सरोकार स्वार्थ पर टिके होते हैं। ये जो अवार्ड वापसी गिरोह मैं जिनको कहता हूं, जी अवार्ड वापसी तो एक राजनीतिक टूल था सर। 2015 के चुनाव में जी भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए रची गई एक साहित्यिक साजिश थी, कलात्मक साजिश थी, जिसको अवार्ड वापसी का नाम दिया गया। जी अब मैंने विस्तार से अपनी किताब में इस पूरे गैंग गिरोह के क्रियाकलापों के बारे में लिखा है कि कैसे जी केसी त्यागी के घर पर, जो उस समय जनता दल यूनाइटेड के महासचिव थे,
आपको जी बस अपने साथ जुड़े लोगों को ये बता दूं कि उस समय नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। जी जी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ से अलग होके लालू यादव के साथ जा चुके थे, महागठबंधन बनाया था। तो केसी त्यागी के घर पर दिल्ली में इसकी पूरी योजना बनी, जी जिसमें तमाम मंगलेश डबराल, अशोक वाजपेयी, पवन वर्मा आदि आदि लोग जुटे। और जी ये मैं इसलिए मानता हूं कि ये सच बात होगी क्योंकि मेरे लिखे हुए लेख को 5 साल हो गए, किसी ने उसको अब तक कंट्राडिक्ट नहीं किया है। किताब में भी छप गई, किताब का दूसरा संस्करण भी बाजार में चला गया था 3 महीने बाद ही, तो उसका कोई मतलब खंडन नहीं हुआ। तो मैं मान के चलता हूं कि इतने लंबे कालखंड में अगर कोई खंडन नहीं आया तो बात सच्ची रही होगी। जी वहां से पूरी बात बनी और पूरी दुनिया को अब याद है कि किस तरह वो चला, अवार्ड वापसी हुआ और साहित्य अकेडमी को पुरस्कार लौटाने का, ये जानते हुए कि वहां पुरस्कार वापस करने की कोई परंपरा नहीं है। मंगलेश डबराल और उदय प्रकाश दो ऐसे धुरंधर हिंदी के लेखक हैं जिन्होंने पुरस्कार वापस कर दिया, लेकिन पुरस्कार वापसी के बाद जितनी किताबें उनकी प्रकाशित हो रही है सबके पीछे लिखते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त लेखक। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप में नैतिकता बची थी अथवा जी आप में थोड़ी सी भी गैरत बची थी तो पुरस्कार वापस करने के बाद कम से कम वो पद लिखना तो बंद कर देते। या फिर ये लिखते कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार लौटा चुके लेखक। कुछ मतलब पाठकों को छल तो न करते। जी मुझे अशोक वाजपेयी की किताब भी जांचनी होगी, देखनी होगी। मुझे अच्छा याद दिलाया आपने। आज ही मैं देखता हूँ अशोक जी की किताब में वो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं इस बात को। जी क्योंकि अगर आपने साहित्य अकेडमी पुरस्कार वापस कर दिया जी तो आप अपने परिचय में भी नहीं लिखना चाहिए आपको उसको। जी और दूसरी ये बात मैं बताऊं कि साहित्य अकादमी का 2 उदाहरण आपको देता हूं, बड़ा अच्छा बहुत दिलचस्प उदाहरण है। पिछले साल शशि थरूर को उनकी किताब एरा ऑफ डार्कनेस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया, जी आपको याद होगा। जी जी और शशि थरूर को जिस जूरी ने पुरस्कृत किया, उस जूरी के सदस्य संभवतः चेयरमैन, उनका नाम है के सच्चिदानंदन। जी केरल के लेखक हैं, मलयालम के, और पुरस्कार वापसी गिरोह में शामिल थे। और उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ईमेल लिखा था तिवारी जी को, और सारे आरोप लगाने के बाद तिवारी जी, जो उस समय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, विश्वनाथ तिवारी जी, जी सारे आरोप लगाने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं कसम खाता हूं कि साहित्य अकादमी के परिसर में कदम नहीं रखूंगा अपने जीवन में। ये तो बड़ी रोचक बात बता रहे हैं आप। ये कसम उन्होंने खाई थी 2015 में, जी जून जुलाई अगस्त में कभी उनका मेल था। और कसम 4 साल में टूट गई सर। जबकि 2019 में जब शशि थरूर को पुरस्कार दिया जा रहा था तो उस ज्यूरी में उसके सदस्य थे, और साहित्य अकादमी का दफ्तर जिस रविंद्र भवन परिसर दिल्ली में है, फिरोज शाह मेहता रोड पर, जी वहां वो आए। साहित्य अकादमी के परिसर में कदम क्या रखा, साहित्य अकादमी के क्रियाकलाप में शामिल हुए। जी एक और साहित्य अकादमी प्राप्त पुरस्कार लेखक है, छोड़ दीजिए नाम नहीं लूंगा, बुजुर्ग हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। इतना हिंट दे देता हूं मैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं। राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला था। उन्होंने साहित्य अकादमी उस समय बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उन्होंने भी पुरस्कार लौटा दिए, क्योंकि दिव्य जी पुरस्कार लौटाने के लिए सिर्फ घोषणा करनी पड़ती थी, न चेक वापस किया गया, न किसी ने वो राशि लौटाई, न किसी ने प्रतीक चिन्ह लौटाया, क्योंकि साहित्य अकादमी के संविधान में ये प्रावधान ही नहीं है कि वो पुरस्कार वापसी से आया हुआ धन कहाँ जमा करें। इसलिए अगर आप चेक भेजेंगे भी तो वो खाते में जमा नहीं करा पाएगा, वो चेक आपका खराब हो जाएगा। जो चंद जी लोगों ने चेक भेजे थे वो चेक डेट एक्सपायरी डेट से निकल गए, किसी का पैसा वापस नहीं हुआ। जी तो जो राजस्थान वाले हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत ही आदरणीय है मेरे, उन्होंने तो साहित्य अकादमी को पत्र लिख के क्षमा मांगी कि मैंने भूलवश साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया था। पत्र है मेरे पास रखा हुआ है पीछे। अच्छा वो मैं भूलवश साहित्य अकादमी पुरस्कार वापसी अभियान में शामिल हो गया था, मुझसे चूक हो गई, मैं अपने आप को उससे अलग करता हूं, कृपया मेरा स्मृति चिन्ह और चेक मुझे वापस लौटाने की कृपा करें। अगर मेरी बात की सत्यता पर किसी को संदेह हो तो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाकर या 10 रुपए की आरटीआई में खर्च करके साहित्य जी अकादमी से आप उनका पत्र मांग सकते हैं।
आपको सिर्फ ये लिखना है कि वैसे लेखकों के की सूची और पत्र दे दीजिए जिन्होंने पुरस्कार वापसी के बाद अपने पुरस्कार वापस मांगे थे। साहित्य अकेडमी आपको वो पत्र वापस कर देगी। ये तो बेहद ही हास्यास्पद स्थिति है। और देश में इन्होंने बहुत ही गंभीर चर्चा और तमाम मीडिया में जो हेडलाइंस आई कुछ खास वामपंथी झुकाव वाले समाचार पत्रों में, तो ऐसा लग रहा था कि पूरी देश की जमीन हिल गई है। और खुद, लेकिन ये खुद ही इस चीज को लेकर गंभीर नहीं थे। दरअसल राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है सर। उन्होंने अपनी डायरी में या किसी पुस्तक में बेनीपुरी जी ने लिखा है कि सैकड़ों वाट के, हजारों वाट के, लाखों वाट के ट्यूबलाइट या मरकरी जला लो, लेकिन जो आकाशीय बिजली होती है उसकी चमक वहां से नहीं मिल पाएगी। जी। तो सत्य जो है वो आकाशीय बिजली की तरह चमकता है। और ये जो वामपंथी प्रपंच था पुरस्कार वापसी का, ये 1 लाख वाट का जलाया हुआ ट्यूबलाइट था। तो जी। वो आकाशीय बिजली के बराबर चमक नहीं पाया। जब आकाशीय बिजली कड़की तो ये लोग सब हल्के से निकल लिए और ये इनके चेहरे पर पड़ा हुआ सत्य का नकाब ऐसा उतरा और ये लोग ऐसे बुरी तरह से मतलब क्या कहते हैं, बेनकाब हुए इनका झूठ, कि जी। अब ये पुरस्कार वापसी का नाम भी नहीं लेते हैं। जी। आपने अशोक वाजपेयी जी का नाम लिया, उनको लेकर मैं आपकी पुस्तक देख रहा था, तो वो उसमें मेरे एक बड़े प्रिय हैं, मैं उनका मतलब बहुत बार नाम लेता हूँ। तो उनको लेकर आपने एक पुस्तक में जिक्र किया है, भोपाल गैस त्रासदी के बाद जब जनता जो थी वो सरकार से बहुत नाराज थी, तो उन्होंने एक बड़ा रोचक सा उसमें वक्तव्य, दुखद कहें या उसे हास्यास्पद कहें, दोनों ही एक साथ कह सकते हैं, ये क्या था? मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, ये कहा था उन्होंने। वो विश्व कविता सम्मेलन का आयोजन कर रहे थे, लोगों ने पूछा कि ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। अशोक जी के कई वक्तव्य हैं, बहुत दम्भ के साथ उन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य के लेखकों को हवाई जहाज पे चढ़ना मैंने ही ये किया, मैंने सिखाया। ही उनको हवाई जहाज पे चढ़ाया, अच्छा। सिखाया नहीं चढ़ाया। जी। क्योंकि वो मध्य प्रदेश सरकार में संस्कृति सचिव थे और भारत भवन उनकी सदारत में, उनकी अगुवाई में बना। वहां होने वाले आयोजनों में वो लेखकों को हवाई जहाज से बुलवाते थे, लेकिन इस बात को लेके कहने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही आप इस तरह की बात कहते हैं, आप बहुत छोटे हो जाते जी। जी। हैं। और अशोक वाजपेयी जैसे लोग जब राजनेताओं से दूर रहने और इसकी सलाह देते हैं, तो वो भी बड़े खोखले लगते हैं, जी। है ना। वो जीवन भर जिन्होंने अर्जुन सिंह के साथ अपना करियर शुरू किया, अर्जुन सिंह के साथ जीवन भर लगे रहे, वो अगर दूसरों को ये नसीहत देते, थोड़ा हास्यास्पद लगता है, विश्वसनीय नहीं होते हैं और आपकी साख खींचने लगती है, ये होता है। और हमारे तो अशोक जी बहुत प्रिय हैं, मुझे उनसे बातचीत करने में बहुत आनंद आता है, उनके साथ हास परिहास करने में। उन पर जितने लेख मैंने लिखे हाल के दिनों में शायद ही किसी ने लिखा होगा। जी। जी। तो इससे जुड़ा एक मेरा एक और अगला प्रश्न है कि आपने कहा कि शशि थरूर जी को अभी पिछले वर्ष या उससे पिछले वर्ष साहित्य अकेडमी द्वारा इस प्रकार अवार्ड दिया गया। और शशि थरूर जी तो विपक्ष में हैं, उनका वामपंथी झुकाव भी सर्वविदित है, लेफ्ट लिबरल्स की तरफ उनका झुकाव है। तो जिस प्रकार इस सरकार पर, इस आरएसएस पर, भाजपा पर ये आरोप लगता है कि इनटॉलरेंट है, तो अब भाजपा के शासनकाल में शशि थरूर को इस प्रकार से अवार्ड मिलता है, क्या जब वामपंथियों का दबदबा था या कांग्रेस का शासनकाल था उस समय भाजपा या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को कभी कोई अवार्ड दिया वामपंथियों ने? मुझे तो याद नहीं पड़ता। अवार्ड तो बहुत दूर की बात थी, उन्हें मंच भी नहीं देते थे। बुद्धिजीवी नहीं मानते थे? मंच ही नहीं देते थे, उनको पढ़े लिखे नहीं मानते थे। आपके सामने मतलब नरेंद्र कोहली जैसे दिग्गज और इतने जी। बड़े हमारे समय के मनीषी लेखक का उदाहरण है, उनको जीवन भर इन्होंने राम कथा लेखक करके हाशिए पे रखा। एक 50 साल का दंश झेला है नरेंद्र कोहली ने। जी।
और वो मामूली लेखक नहीं है, विवेकानंद से लेके रामायण महाभारत पर इतना विपुल लेखन किया है उन्होंने। हमारे आधुनिक काल के वो वाल्मीकि या तुलसीदास हैं। मैं तो ये कहता हूं, मुझे ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, नरेंद्र कोहली जी हमारे समय के बहुत बड़े लेखक हैं। जी और कोहली जी को इन्होंने राम कथा लेखक कहकर, आप इस बात मतलब कोहली जी को साहित्य अकेडमी के पुरस्कार देने योग्य नहीं समझा इन्होंने। जी और ये तो बहुत दूर की बात है, शशि थरूर जैसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं जो जो इस सरकार पर असहिष्णुता का आरोप लगाते हैं, उनको जरा गिरेबां में झांक कर देखना चाहिए। ऐसी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिस जिस लेखक ने हिंदू धर्म का मोहिनी मंत्र लिखा, आरएसएस को बताया, उसको किसी संस्थान का निदेशक बना दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी असहिष्णु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अब भारतीय जनता पार्टी सबका ख्याल रखती है, सबको साथ लेके चलती है। वो वामपंथियों को भी नियुक्तियां दे रही हैं, बल्कि ज्यादा तवज्जो वामपंथियों को देती हैं। और ये जो राइट विंगर का इकोसिस्टम है, मैंने लिखा भी है कि उस इकोसिस्टम में वामपंथियों से स्वीकृति की बड़ी आकांक्षा रहती है। हमें ये लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट राइटर है, ये अगर हमारे लेख को रीट्वीट कर दे या लिख दे कि बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है अनंत विजय ने, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इस जी प्रवृत्ति से दिव्य जी, हमें इस प्रवृत्ति से बाहर निकलना पड़ेगा। जी एक क्योंकि नया इको, वामपंथी जो है वो तो हम दक्षिण पंथियों को बुद्धिजीवी तक नहीं मानते हैं, उनसे सर्टिफिकेशन की तो बात ही दूर की है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण, आप मतलब दर्जनों उदाहरण मेरी किताब में मैंने दिया है कि किस तरह से बरवर राव, जो इस समय संभवतः जेल में है, मुझे ध्यान नहीं है, और तेलुगु के कवि हैं, और उन्होंने राजेंद्र यादव को, दोनों एक ही विचारधारा के थे, हंस की जी गोष्ठी में राजेंद्र यादव को इतना परेशान किया उन्होंने। इस किताब में मैंने उल्लेख किया है कि राजेंद्र यादव दिव्यांग थे, और वो मंच पर वैसाखी के सहारे इधर उधर चहलकदमी करते हुए बरबर राव का इंतजार करते रहे, और बरबर राव साहब लगातार उनसे झूठ बोलते रहे कि मैं एयरपोर्ट पे उतर गया हूं, मैं पहुंच रहा हूं, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं, मैं आ गया, मैं आईटीओ पे आ गया, और चले गए दिल्ली विश्वविद्यालय। कार्यक्रम गालिब एकेडमी में था। राजेंद्र यादव ने, और सिर्फ इसलिए नहीं आए कि मेरे ख्याल से वो शायद गोविंदाचार्य मंच पर होना था उनको, इतनी असहिष्णुता। इतनी असहिष्णुता थी। उदय प्रकाश जैसे एक जादुई यथार्थवादी लेखक हिंदी के हैं, नाम सुना होगा आपने, जी पुरस्कार वापसी में वो भी शामिल हो गए थे। मुंबई के एक लिटरेचर फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि उद्घाटन करना था उनको, उस कार्यक्रम का संचालन मुझे करना था। जैसे ही उन्होंने कार्ड पर मेरा नाम देखा, उन्होंने कहा मैं तो वापस जा रहा हूं, मैं तो अनंत विजय के साथ मंच ही साझा नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो संघी है। और बहुत तमाशा किया जब उस लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजक ने उनसे साफ शब्दों में कह दिया कि आप भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं और अनंत विजय भी मेरे सम्मानित अतिथि हैं, इसलिए मैं उनको हटा नहीं सकती इस प्रोग्राम से, आप वापस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जी तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उद्घाटन किया। जी रात भर तमाशा किया उन्होंने कि अब मैं जा रही हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं नहीं लौटूंगा। होटल में ये लोग उनको मनाने के लिए आए, उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ, उनसे बड़ी बड़ी मनोहार किए जा रहे थे। मैं सुन रहा था सब, मेरे पास भी खबरें आ रही थी, लेकिन खैर ये सारी, तो ये लोग दरअसल वामपंथी बहुत ही संकीर्ण विचार के लोग हैं, बहुत ही, मतलब वो दरअसल असहिष्णु वो हैं। जी हाँ, आपने अपनी पुस्तक में मैं पढ़ रहा था जिक्र किया है कि माओ एक अपने ही पार्टी के जो एक उनसे सहमत नहीं थे नेता, वो उन्होंने कुछ पोस्टर लगवा दिए थे, तो रात को माओ निकलकर उन्हें गिना करते थे कि सड़क पे मेरे विरुद्ध कितने पोस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल। और फिर माओ ने तो अपने राजनीतिक विरोधियों को जहर देके मरवाया भी है। जी ये माओ के जो डॉक्टर थे, उनकी बड़ी मोटी सी किताब ऊपर लगी हुई, 600 पन्नों की, 700 पन्नों की किताब है। उसमें जी उन्होंने विस्तार से लिखा है कि किस तरह से वो किया करते थे, अपने विरोधियों को मरकरी डलवा के या जहर डलवा के मरवा दिया करते थे माओ। तो ये सब तो उनके लिए बड़ी, मतलब कम्युनिस्टों की विचारधारा और उनके इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे दिव्य जी, तो ये सब बड़ी सामान्य सी बात थी। जी अपने विरोधियों को मार देना, विरोधियों पर टैंक चलवा देना,
मतलब अगर किसी सूबे में विरोध हो रहा है तो वहां नरसंहार करवा देना, ये सब बड़ी सामान्य सी बात इस विचारधारा में है। बल्कि इस विचारधारा के लोग तो जो होते हैं, मुझे याद होता है लक्ष्मणपुर बाथे कांड हुआ था बिहार में, उसके बाद महाश्वेता देवी जी ने एक पत्र लिख के आह्वान किया था कि सीपीआईएमएल के लोगों को, वामपंथियों को इसका बदला लेना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी लेखिका, बजाय इस बात के कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्रवाई की मांग करती, उन्होंने खुला पत्र लिखकर इस बात की अपेक्षा की थी कि खून का बदला खून से लेना चाहिए। और ये सिद्धांत फिर गोधरा में तो नहीं नजर आया। नहीं, वो तो बड़े सिलेक्टिव होते हैं ना, इसलिए इनकी चुप्पी भी और इनका वक्तव्य भी तो जी बहुत मतलब चुनी हुई चुप्पियां भी होती हैं और चुना हुआ वक्तव्य भी होता है। ये बड़े बड़े मतलब हंस की तरह होते हैं, ये सिर्फ मोती चुग लेते हैं, बाकी चीज छोड़ देते हैं। जो इनके स्वार्थ और जो उनके विचारधारा को सूट करता है उस पर ही चलते हैं, उसके अलावा ये कोई काम और करते नहीं है। इनको बड़ी तकलीफ होती है इन चीजों में, अगर इनको बाहर निकलना पड़े तो, अगर इसको किसी और चीज पे काम करना पड़े तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है दिव्य जी, इसलिए ये बड़े सेलेक्टिव होते हैं। मैं तो इनको साहित्य का हंस कहता हूं, जी मतलब थोड़े सकारात्मक बात है, लेकिन ये स्वार्थ की मोती चुन लेते हैं जी जी और दूध पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं। जी बाकी आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी। मेरा आपसे एक आखिरी प्रश्न है, वो इस सब से हटकर एक जो मुद्दा आपने अपनी पुस्तक में उसको इंगित किया है भूमिका में ही, कि जब सोवियत संघ जैसी जगहों पर कम्युनिस्ट शासन आया तो उन्होंने विवाह जैसी सामाजिक संस्थाओं पर हमला किया, और लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव 20 साल में ही वहां सामने आए तो उन्होंने उस चीज को वापस ले दिया, चुपचाप नीचे दफना दिया। पर भारत में वामपंथी आज भी वही दुष्प्रचार या प्रचार जो भी कहें वो करने में लगे हुए हैं। ये क्या एक नैरेटिव के साथ खिलवाड़ है? अरे भारतीय वामपंथी, मैंने कहा ना, ये बड़े ही छोटे कर्मचारी हैं उस पूरे संगठन में। इनको जी इन तक सर्कुलर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है। जब जी तक हेड ऑफिस और बड़े ऑफिस और रीजनल ऑफिस में सर्कुलर पे काम शुरू हो जाता है, तब इन बेचारों के पास सर्कुलर पहुंचता है। वो भी किसी की इच्छा होती है तो सर्कुलर इनको भेज दिया जाता है, नहीं तो ये कहीं सुन सुना के सर्कुलर पे काम करना शुरू करते हैं। दरअसल जी जिस प्रसंग की ओर आप बात कर रहे थे ना, ये लोग बहुत ही मतलब इनके लिए मतलब सामाजिकता, रिश्ता और लिहाज, ये सब चीजें बड़ी मतलब बड़ा खुलापन ही मानते हैं अपने आप को। जी भाई शबाना आजमी का एक उदाहरण देता हूं बहुत जल्दी। जी शबाना आजमी की माँ शौकत कैफी और कैफी आजमी साहब मुंबई के एक कम्यून में रहते थे। मैं किस्सा बहुत जी बार सुना चुका हूं ये। और उनके एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी, शौकत कैफी ने दूसरा बच्चा कंसीव किया। जी ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। कैफी आजमी ने कम्युनिस्ट पार्टी में बताया कि मेरे घर बच्चा आने वाला है। जी। पार्टी ने कहा कि आपने पार्टी से इजाजत लिया था, बच्चा गिरवा दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? भाई मैं नहीं कह रहा हूं दिव्य जी, शौकत कैफी की आत्मकथा है, यादों की रहगुजर, प्रकाशित पुस्तक है। अनंत अच्छा। विजय नहीं कह रहा है, जी ना ही ये कहीं पढ़ी हुई बात है। मैं तो स्रोत बता रहा हूं आपको कि जी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किताब यादों की रहगुजर में शौकत कैफी की आत्मकथा है। उसमें ये प्रसंग लिखा हुआ है कि बच्चा पूछ के पैदा करना पड़ता है ये इस विचारधारा की पार्टी में, और नहीं तो बच्चा गिरा देने का भी फरमान जारी हो सकता है। तो आप और समझ उन्होंने लीजिए। गिराया? नहीं 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 नहीं, नहीं गिराया। क्योंकि उनके एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी थी। तो जी वो जी बहुत ही, आप कल्पना करिए एक स्त्री की जिसके एक बच्चे की मृत्यु हो गई और उन्होंने दूसरा बच्चा कंसीव किया और पार्टी कहे कि इस बच्चे को इस गर्भ को गिरा दो। जी कितनी अमानवीय बात है। जी 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 मतलब ऐसी विचारधारा के बारे में बात करना भी शर्मनाक और इनह्यूमन है। जी जी ये तो मानवता के चेहरे पर इतना बड़ा बदनुमा धब्बा या कलंक है ये विचारधारा। इसको इस छोटे से उदाहरण से समझिए, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं दे सकता हूं। आप हमारे साथ बैठे रहिए, मैं आपको वो उदाहरण गिनाते रहूंगा। जी।
आपने बहुत ही रोचक उदाहरण यहाँ पर दिए और बहुत सारे रोचक उदाहरणों का उल्लेख आपने अपनी पुस्तक मार्क्सवाद का अर्ध सत्य में भी किए हैं। मैं दर्शकों से ये अपील करूंगा कि एक बार वो इस पुस्तक को जरूर खरीदें और इसका समग्रता से अध्ययन मैं करें। बेच भी लेता हूं, तो आपके मंच पे ये किताब है, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, वाणी जी प्रकाशन से प्रकाशित है जी और आप अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर सब जगह उपलब्ध है। आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। अगर आप मंगवाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा पढ़कर, आपके विचारों का मैं इंतजार करूंगा। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि आपके साथ बैठे हैं तो आप ऐसे बहुत से प्रसंगों का उल्लेख कर सकते हैं, तो हम एक बार फिर चाहेंगे कि आप इस मंच पर फिर हमें समय दें और तब हम और विस्तार से इस प्रकार के प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। आप अथर बहुत फोरम से के लिए आपने समय दिया, हमारे साथ जुड़े, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिव्य जी, और अथर्व फोरम का भी बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसी चर्चा का आयोजन किया जिसमें मैं अपने मन की बात कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद, बिना किसी रोक टोक के मन की बात करने के लिए मंच देने का अथर्व फोरम का। और दिव्य जी, आपको शानदार प्रश्नों के साथ मुझे प्रोवोक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।